हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? सब कुछ ठीक ठाक? पढ़ाई अच्छे से चल रही है आप सबकी? ओके। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था भाई आइसोमेरिज्म का टॉपिक, ठीक है। और आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनकी स्ट्रक्चर, उनकी बॉन्डिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। ये पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उससे नेक्स्ट कि मतलब वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, तो अब डिफरेंट क्या हुआ? दोनों चीजें सेम बता दी। डिफरेंट होते हुए इनकी अरेंजमेंट, इनकी बॉन्डिंग। जैसे कि तुम समझने के मान सकते हो कि मेरा ए बी से कनेक्ट है, बी मेरा सी से कनेक्ट है, ऐसे ये मेरा डी से कनेक्ट है। एक तो ये मेरी अरेंजमेंट है और दूसरी अरेंजमेंट मैंने क्या मान ली कि मेरा कनेक्ट तो है ए बी से ही बट थोड़ा डिफरेंस है। ये हमारा क्या है एग्जैक्ट ए बी से कनेक्ट है, इसमें भी ए बी से कनेक्ट है, बी सी से कनेक्ट है, इसमें भी सेम है। कनेक्टिविटी सिर्फ क्या है भाई? सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम। डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया? इस ए की अरेंजमेंट था कि पहले ये क्या था इस पे था और अब ये क्या आ गया यहाँ पे आ गया। तो ये अलग अलग तो हो गई ना, सेम सेम लग रहे हैं बट क्या है ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है हमारे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर, मतलब स्टीरियो क्या होगी? अलग होगी। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है भाई? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो साथ ही साथ नोट्स भी बनाने हैं हमें। तो हमारे स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं? The molecules having same molecular formula same structural formula but having different क्या थी भाई इसकी? 3D अरेंजमेंट, डिफरेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? इज कॉल्ड इसमें आर कॉल्ड भाई वो क्या होंगे हमारे स्टीरियोमर्स होंगे, आर कॉल्ड स्टीरियोमर्स। ठीक है, और ये फिनोमेना हमारा क्या होगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एंड दिस फिनोमेना is called stereo आइसोमेरिज्म। ये हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। समझ आया? ठीक है, इसको साथ ही साथ लिख लो ताकि आपके नोट्स भी बनते रहे एग्जाम पे। ठीक है, तो इसमें हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है बट डिफरेंट क्या है हमारा? डिफरेंट 3D अरेंजमेंट होता है हमारा। इस लाइन को अंडरलाइन कर देना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं भाई? स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल में भी हम लिख सकते हैं सेम फॉर्मूला।
एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, सेम तो प्रॉब्लम, जैसे कि हमारा एबीसीडी का एग्जाम्पल लिया और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ए, तो ये क्या है हमारे लिए है फर्स्ट, ये है सेकेंड स्ट्रक्चर, हमारे लिए क्या है फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्टीरियो आइसोमर्स। ये क्या है हमारे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप क्या होते हैं इसके, दो टाइप के होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर। कौन से, एक हमारा होता है जियोमेट्रिकल, मतलब उसकी ज्योमेट्री में डिफरेंस मिलेगा हमें, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और दूसरा हमारा क्या होता है भाई ऑप्टिकल आइसोमर। तो इन्हें हम लिखेंगे और आराम से करके दोनों को समझेंगे, ठीक है। आज हमारा मेन फोकस है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर समझते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारा क्या होता है कि जब कार्बन कार्बन में हमारा डबल बॉन्ड होता है, उसकी रोटेशन क्या होती है, रिस्ट्रिक्ट होती है हमारी। उस टाइम पे हमारा जो डिफरेंस अराइज होता है उसके सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से, वो हमारा क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैसे हमारी रिस्ट्रिक्टेड होती है कि मान लो ये तुम्हारा क्या है, डबल बॉन्ड है भाई, सिंगल बॉन्ड है तो इसको मैं कैसे भी रोटेट करूँ, हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स इसके साइड में जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो रोटेट हो जाएंगे हमारे। लेकिन जो कि मैंने इसको क्या कर दिया, डबल बॉन्ड कर दिया, डबल बॉन्ड कर दिया भाई। अब यदि एक साइड जाएगा तो ये बॉन्ड क्या है, अटक गया, टूटेगा तो नहीं है बॉन्ड, है ना, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं टूटता। तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी। तो ये एक तरीके से क्या होगी, इसकी रोटेशन भाई रिस्ट्रिक्ट कर दी हमने, हो गई ना। तो अब हम क्या देखेंगे कि इसके सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे हमारे अलग अलग है या सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारा क्या होता है, द आइसोमर arises due to restricted rotation around double bond, और रिंग में भी होते हुए हमारे डबल बॉन्ड, तो है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। अब क्या देखते हैं, इसकी कंडीशंस देखते हैं जिससे हमें ये और अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं इसकी कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कंडीशन से हमारे सबसे पहले कंडीशन क्या होगी, डबल बॉन्ड तो रहेगा, ये तो हमें कंफर्म है। कैसे कंफर्म है देखिए, तो सबसे पहले कंडीशन हमारी क्या है भाई कि हमारा डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड हमारी मेजर कंडीशन होगी पहले, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है हमारा रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होता है, because it is
डबल क्यों भाई? क्योंकि मान लो मेरा ये सिंगल बॉन्ड है, मेरा सिंगल बॉन्ड है, इसके बाहर कोई भी एक्स वाई जेड मैंने 3 कंपाउंड ले लिए। अब भाई ये बॉन्ड क्या करता रहता है मेरा? रोटेट करता रहता है। क्या है इसमें? रोटेट करता है। तो ये हमें क्या पता चलेगा भाई कि जेड किस टाइम पे कहाँ पे है, ये वाला जेड कहाँ पे है? तो इसमें तो हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते बॉन्ड का, क्योंकि 4 बॉन्ड हमारे क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, है ना? कार्बन हमारा कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है, तो उसमें क्या है? सारे बॉन्ड हमारे सिमिलर है। तो ये बॉन्ड हमारे क्या होते रहेंगे? रोटेट होते रहेंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक्स कहाँ पे है, वाई कहाँ पे है, जेड कहाँ पे है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या चाहिए? डबल बॉन्ड चाहिए, है ना? डबल बॉन्ड चाहिए। तो ये हमारे सामने पहली कंडीशन, इसको लिख ली हुई हमने। अब दूसरी कंडीशन मेरी क्या आएगी? ये वाला भी बनानी होगी। क्यों है? क्योंकि जो मेरा सिंगल बॉन्ड, इसमें मैंने 3 बॉन्ड बना दिए, H1 H2 H3 H1 H2 इसमें क्या होती रहती है भाई? रोटेशन। रोटेशन क्या होती है? पॉसिबल होती है। दूसरा क्या होता है भाई? कांट डिफरेंशिएट। हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते बिटवीन दो स्ट्रक्चर्स के बीच हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बॉन्ड रोटेट करते रहेंगे। ठीक है? सो देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है। इसकी वजह हमारा क्या होता है? हम इसकी सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो आगे डबल बॉन्ड हो गया भाई हमारा, इससे भी पता चलेगा। डबल बॉन्ड का भी चलो कि मान लो कार्बन कार्बन के बीच मेरा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H2। ठीक है, ये मेरा सेकंड केस मान लिया। इसमें क्या है? हमारी रोटेशन क्या है? रिस्ट्रिक्ट होगी, हमारी रोटेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने में क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी हमारी, जो कि नॉर्मल कंडीशन पे नहीं देखते हम। ठीक है? दूसरी क्या है भाई कि ये जो मेरा H1 है ना, ये मैं किसी भी टाइम पे देखने मिलेगा मेरे को। ठीक है? ये H1 है, ये मेरे को यहीं पे मिलेगा किसी भी टाइम देखने को। सेम कंडीशन H2 के साथ होगी मेरी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होता है भाई कि यदि ये चारों ग्रुप सेम हो गए, तो यदि मैंने हर जगह H1 ले लिया तो कोई पॉसिबिलिटी होगी? चारों जगह को छोड़ो, मैंने यदि 3 जगह पे H1 ले लिया और एक जगह H2 ले लिया, तो भी ये क्या नहीं होगा? मेरा आइसोमर नहीं होगा। तो पहले एक बार ये लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? मेरा डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगी? रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्टेड, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड, रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। तो ये क्या करेगा? शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आइसोमर शो करेगा। अब इसकी क्या करते हैं? हम सेकंड कंडीशन पे देंगे भाई। फर्स्ट कंडीशन थी, अब हमारे क्या करेंगे? हम सेकंड कंडीशन पर देंगे। सेकंड कंडीशन मेरी क्या होती है? फर्स्ट वाले में हमने सिर्फ बॉन्ड को डिफरेंशिएट करा। सेकंड में क्या होता है कि जो ईच हमारा जो एक एक कार्बन हमारा होता है डबल बॉन्ड में, इसके ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? हमारे अलग होने चाहिए, तभी तो हमारा बनेगा। तो क्या होना चाहिए इसमें? सेकंड कंडीशन लेते सब्स्टिट्यूएंट्स।
bonded carbon the substituents of double bonded carbon must be different. ये क्या होने चाहिए भाई हमारे डिफरेंट होने चाहिए, तभी तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। डिफरेंट कैसे? अब ये मान लो हमने मेरा क्या है कार्बन कार्बन के बीच में मेरा डबल बॉन्ड, एक तरफ मैंने क्या मान लिया ए मान लिया, एक तरफ ए मान लिया, एक इस साइड। अब इस साइड वेस्टर्न से अलग ग्रुप ले लो, तुम इसको कितना ही चेंज कर लोगे। ए के सामने क्या है मेरा ए है, ए के सामने क्या है मेरा बी, ठीक है। ए को चेंज करोगे बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ पे तुम ए को बी से चेंज कर लो। चलो तो मैंने क्या ले लिया कि कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड तो है, मैंने बी को तो ऊपर ले लिया, ए को नीचे ले लिया, ये वाले ग्रुप क्या थे मेरे सेम थे। आई बात समझ? ये तो मैं पहले भी ए के सामने क्या था बी था, अब भी ए के सामने ए है, सेम है नहीं तो बिल्कुल। तो मतलब इस केस में क्या होगा हमारा कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों क्या हो गए सेम हो गए हमारे, ठीक है। तो आइसोमर के लिए हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे मैं क्या ले लूँ बी ले लूँ, मतलब ये कार्बन की साइड जो दोनों में सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं ग्रुप लगे हैं वो दोनों क्या होने चाहिए अलग होने चाहिए। अब मेरा क्या हो जाएगा आइसोमर बन जाएगा। कैसे? यहाँ पे तो मेरा क्या है ए के सामने ए है, ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, ये थी मैं मेरी पहले वाली अरेंजमेंट। इसमें क्या आ गई, इसमें मेरी ए के सामने क्या आ गया बी आ गया, लो आ गया चेंज, और यहाँ पे क्या आ गया मेरा बी के सामने ए आ गया, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारे दो अलग अलग आइसोमर बनते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब इनकी ज्योमेट्री अलग है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कैसे होंगे, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन समझ आई भाई तुम्हें, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। कैसे कि भाई सबसे पहले क्या मैंने मान लिया कि मेरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मेरा H1 है, यहाँ पे भी H1, यहाँ पे H1, यहाँ पे H2 एक ही खुला है, और दूसरा क्या आ गया मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड है बट सेम ग्रुप ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड जो मेरी कार्बन है उसके क्या है ग्रुप सेम है, सो नो आइसोमर फॉर्म। तो कोई भी मेरा आइसोमर फॉर्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि कार्बन एटम में जो डबल बॉन्डेड मेरा कार्बन एटम है उसके सेम ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। उससे मैं सेकंड केस में मेरा जो कार्बन कार्बन है ना यहाँ पे मैंने H1 ले लिया, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, अलग अलग नाम रख दिया मैंने इनका, ठीक है। तो इस केस में मेरा क्या करेगा या फिर चलो H1 H2 छोड़ो, मैं H2 की जगह पे कोई हाइड्रोजन ग्रुप ले लेती हूँ X से, ठीक है। ऑफसाइड नहीं हो रहा है X से, ये हमारा हाइड्रोजन वाला X है जस्ट, ठीक है। तो ये क्या है हाइड्रोजन ग्रुप मैंने ले लिया, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि H1 के सामने H1 है, X के सामने X है, दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने क्या ले ली है कि मैं तो इनको इंटरचेंज करूंगा जो तो रहती है ना। दूसरा केस मैंने ये ले लिया, ये 1 हो गई मेरी, ये 2 हो गई। तो इस केस में ये क्या हो गई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, कैसे सेम है कार्बन एक हाइड्रोजन से बॉन्ड में है, एक हेलोजन से, कार्बन का बॉन्ड एक हाइड्रोजन से है और एक हेलोजन से मेरा सेम। इसमें क्या है कि मैं एक हाइड्रोजन से एक हेलोजन से, एक हाइड्रोजन से एक हेलोजन से, बस अरेंजमेंट अलग हो गई ना, बॉन्डिंग सेम है मेरी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है ही सेम। तो ये क्या हो गए 1 and 2 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए भाई मेरे।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम क्या देखते हैं, टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या है भाई अब, टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन कौन सी टाइप होते हैं इसके, पहला होता है मेरा सिस्टम, और इसी के साइड में हम एक साथ ही साथ पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म है भाई ये, ट्रांसफॉर्मर मत समझ लेना इसको, ठीक है, इतना आया। अब हम इसको देखते हैं कि सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है। मैम आपने अभी बताया था कि मेरे जो ग्रुप होंगे कार्बन्स पे वो दोनों अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे तो दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो मैं सेम ग्रुप को सेम साइड पे ले लूं या मैं सेम ग्रुप को अपोजिट साइड में ले लूं, ठीक है। तुम ऐसे ही तो करते हो, क्लास में बैठना होता है, या तो तुम क्या करते हो अपने दोस्तों के साथ सेम लाइन में बैठते हो, ठीक है, या फिर सेम या फिर अपोजिट लाइन में बैठ जाते हो, यही होता है। तो इसमें भी क्या है भाई कि तब मेरा कार्बन क्या हो, कार्बन के जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या फिर ग्रुप है वो यदि सेम साइड में सिमिलर है तो वो मेरी सिस्फॉर्म होती है, और यदि वो अपोजिट साइड सिमिलर ग्रुप लगे हुए तो वो मेरी ट्रांसफॉर्म होती है। समझ आया? तो सिस्फॉर्म मेरी क्या होती है भाई, वेन is called cis form isomer। कि तब में क्या होगा, जो आपने बताया भाई हम एग्जाम्पल के तौर पे भी ले लेते हैं। क्या बताया था मैं आपने कि जो कार्बन मेरी डबल बॉन्डेड है उसके जो सेम ग्रुप है वो मेरे सेम साइड पे है, तो मेरा क्या होगा, सिस आइसोमर बनेगा। इसका दूसरा एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं भाई कि ये तो मैंने सेम ग्रुप ले लिया और ये मैंने क्या ले लिया, अलग ग्रुप ले लिया भाई। ये अब भी सिस आइसोमर है, कैसे, क्योंकि ये दोनों मेरे सिमिलर ग्रुप है और आमने सामने सेम साइड पे, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या है भाई, सिस आइसोमर। तो ये क्या है, सिस फॉर्म है मेरी, ये भी सिस फॉर्म है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या आएगा मेरा कि when same group are attached to opposite side, अपोजिट साइड अटैच होंगे तो वो क्या होंगे भाई, इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म बनाएंगे भाई, कैसे बनाएंगे कि भाई ये मेरा कार्बन कार्बन है, सीएल का एग्जांपल ले लेते हैं, ये सीएल यहाँ पे, ये सीएल यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, तो ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे सेम ग्रुप थे और ये मेरी अपोजिट साइड पे लगे हुए हैं।
तो ये क्या बनेगी मेरी ट्रांसफॉर्म बनेगी, ट्रांसफॉर्म बनेगी। इससे भी ये ट्रांसफॉर्म हो रही है भाई कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी सेम ग्रुप है और मेरे अपोजिट साइड लगे हैं, है ना। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कार्बन कार्बन है सेम टाइप का एग्जांपल है कि ये Cl है, ये Cl यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमने क्लोरीन ले रखा है, तो ये भी मेरा क्या है ट्रांसफॉर्म होती है भाई। समझ आया। अभी क्या होता है भाई, तुम जैसे तुम्हारे दिमाग में थोड़ी बहुत चीज होती है कि भाई मैम हम तो सेम नहीं हैं, ये बात हमने आपको मान ली कि ग्रुप अलग होने चाहिए सेम नहीं होने चाहिए। अब अलग में चारों भी अलग लेंगे तो होती है ना, इसके लिए भी तुम्हारा एक क्या है नया कॉन्सेप्ट है, वो भी हम पढ़ेंगे। अब ये समझ आया। इसके बाद क्या देखते हैं हम, इतनी की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और एक देखते हैं हम फॉर्मूला। ये तो भाई हमने 2 कार्बन ले रखी है, बस एक डबल बॉन्ड है, वहीं पे यदि इनफाइनाइट हमारे बॉन्ड आ जाए, हो सकता है ना कोई लंबी चेन है हमारी, वो यदि आ जाए तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे हम फॉर्मूला टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को वही हम GI भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमारा होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला मेरा होता है नॉर्मली U की पावर n, कि मतलब मेरे कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसको क्या कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि मैम मेरे पास तो क्या है 2 कार्बन है, 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या करेंगे आइसोमर का आउट करेंगे की पावर। तो क्या 2 आइसोमर कौन से भाई, एक मेरा सिस फॉर्म बन सकती है, एक मेरी ट्रांस फॉर्म बन सकती है, यही हो सकता है ना। उसके बाद क्या लिया मैंने 2 डबल बॉन्ड ले लिया। इस केस में क्या होता है भाई हमारा, यदि हमारे नंबर कार्बन के इवन है तो अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, और यदि ओड है तो अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये देखते हैं आइसोमर हम देखते कैसे सिस ट्रांस तो बनेगी ना इसमें, तो वो कैसे देखेंगे मैम, नंबर तो निकाल लेंगे आइसोमर अलग अलग शो करेंगे। इसमें क्या होता है भाई हमारा कि ये जो फर्स्ट वाले कार्बन और जो लास्ट वाले कार्बन है, इसके सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे डिसाइड करते हैं कि वो सिस फॉर्म होगी या फिर ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। कैसे कि मैम यहाँ पे X है, यहाँ पे X है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H के अलग ही है, ये हमारा है। यहाँ पे सिमिलर ग्रुप तुम्हें क्या दिखते हैं, अपोजिट दिख रहे हैं, ये भी सेम है अपोजिट दिख रहे हैं, तो ये मेरी कौन सी फॉर्म होगी भाई, ट्रांसफॉर्म बनाएगा। कैसे पता चला, यहाँ पे क्या लगा है भाई, हमें नहीं पता है कि क्या लगा है, हमें ठीक है, लेकिन हमें फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कौन सी ग्रुप है हमारे और यहाँ पे कौन सी ग्रुप है हमारे, उन्हीं से हमने क्या डिसाइड कर दिया कि ये ट्रांसफॉर्म है। और यदि वहीं पे एक को मैं इंटरचेंज कर दूं कि यहाँ पे X है यहाँ पे H है, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम फेज में आ गई और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम आ गई, तो इस टाइम पे मेरी क्या हो जाएगी, सिस फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। ऐसे डिसाइड करते हैं, ये समझ आया। अब हम क्या देखते हैं कि यदि कार्बन हमारे ओड है तो कैसे है, हम फाइंड आउट करते हैं GI, और यदि इवन है तो कैसे करते हैं, तो एक बार ओड के लिए देखते हैं। एक कार्बन नंबर इज, इवन के लिए देख लेते हैं। इवन के लिए मेरा क्या फॉर्मूला होता है इवन, इवन GI का फॉर्मूला होता है ना, वो हमारा होता है 2 की पावर n, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्या ही करेंगे हम 2n - 1 2 की पावर
n बाई 2 माइनस 1। ये मेरा क्या होता है, इवन के लिए उत्तर। ओड के लिए क्या होगा, एक कार्बन नंबर इज ओड है मेरा इस केस में। ओड के केस में क्या बनेगा मेरा GI, ओड के केस में बनेगा मेरा 2n माइनस 1 और 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। फॉर्मूला सेम रहना है। यहाँ पे मेरा जो n बाई 2 है वो n माइनस 1 बाई 2 हो जाना है, तो सेम ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई ओड और इवन के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। GI तो कैलकुलेट करना क्या होगा भाई, ये भी पता चल गया और किसमें हम GI निकाल सकते हैं, मतलब पॉसिबल होता है और किसमें नहीं होता, कंडीशन के अकॉर्डिंग बताता हूं। तो एक बार एक क्वेश्चन बताओ, एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि which of the following ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक कौन सा करेगा। पहला ऑप्शन मैंने ले लिया भाई CH3 CH3, ठीक है। बी वाला मैंने ले लिया भाई CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H, ठीक है। थर्ड वाला मैंने क्या ले लिया भाई, सी वाला मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 CH3, डी वाला मैंने ले लिया CCl H CnCH और CHN, ठीक है। ये चार मैंने ले लिए। तो मेरे को क्या बताना है कि किसमें मेरा पॉसिबल होगा और किसमें नहीं होगा, एक एक करके देखते हैं हम। ठीक है, पहले वाला तो भाई देखो सिंगल बॉन्ड है तो होगा ही, इससे भी सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये दोनों तो होंगे ही। इससे में मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं एक बार या फिर इसको देख लेते हैं। बी वाले में देख लेते हैं, बी वाले में क्या है, CH3 है, यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, डबल बॉन्ड में CH और CH। कुछ तो जाना पहचाना लग रहा है। ये वाला एक ग्रुप अलग है, ये तीनों ग्रुप क्या आ गए सेम आ गए, है ना। तो ये मेरा यहाँ से देख तो सिस लग रहा है, यहाँ से देख तो मेरा ट्रांस लग रहा है, मतलब इसमें कोई GI नो GI, मतलब कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा इसमें। उसके बाद डी वाला ऑप्शन देखते हैं। डी वाले ऑप्शन में क्या है कि कार्बन से एक क्लोरीन लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है, डबल बॉन्ड, एक मेरा हाइड्रोजन लगा है और एक मेरा क्लोरीन लगा है। इसमें तो पॉसिबल है भाई, क्यों है, क्योंकि इसमें मेरे दो ग्रुप अलग है और दो ग्रुप सेम है दोनों साइड, ठीक है। तो ये वाला सेम है तो ये क्या बन गई मेरी ट्रांसफॉर्म बन गई। और इसी को यदि मैं ऐसे सेट करती थी, यहाँ पे मेरा क्लोरीन आ गया, यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये मेरी कौन सी फॉर्म बन जाती है, सिस फॉर्म बन जाती। इजी, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, डी हो गया। ये भी नहीं होगा हमारा आंसर, समझ आया, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन था भाई। अब इसकी बेसिक हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, जिससे हमारे IIT में और नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं तो ये में हमारा भी क्या है भाई, हम क्या देखेंगे इसके सबसे पहले हम देखते हैं भाई स्टेबिलिटी। क्या देखेंगे,
मिल गया हमें, यही चाहिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ट्रांस है वो हमारा ज्यादा स्टेबल होता है सिस। ठीक है, इसे समझ आया भाई? क्यों? क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है भाई, कोई स्टेटिक हिंड्रेंस हमारी नहीं होती, इसमें हमारी स्टेटिक हिंड्रेंस होती है। इस वजह से होती है, ये भी लिख लेते हैं, ड्यू टू स्टेटिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेटिक हिंड्रेंस ट्रांस इज मोर स्टेबल ड्यू टू लेस स्टेटिक हिंड्रेंस। भाई लेस स्टेटिक हिंड्रेंस मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। सिस आइसोमर से कभी तो ज्यादा स्टेबल होगा वही ट्रांस आइसोमर। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे स्टेटिक हिंड्रेंस कम होते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखो, स्टेटिक हिंड्रेंस से तुम्हें ये भी पता चल गया कि ये क्या है, मेरे सेम साइड है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ खींच लेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये अपनी तरफ खींच लेंगे सेम साइड पे। यहाँ पे क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लगभग इनका ये क्या हो जाएगा, सिमिलर सा ग्रुप हो जाएगा। ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी थी। क्या बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को हमने, उसको हम पोलर नेचर बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ जी। ठीक है, पोलैरिटी का कैसे डिसाइड होगा? पहली बात तो भाई ट्रांस कम पोलर होगा, इससे ये देखिए सबसे पहली लाइन हमने क्या पढ़ी है कि जो हमारा ट्रांस है, ट्रांस इज लेस पोलर देन सिस आइसोमर। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ग्रुप आमने सामने होते हैं, हमारा इफेक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। जबकि सिस फॉर्म में दोनों के दोनों हमारे जो ग्रुप होते हैं सिमिलर, वो सेम साइड पे होते हैं, जिससे हमारा इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद सिस में हमारा ज्यादा होता है, ट्रांस में हमारा कम होता है। ये चीज हमारी ग्रुप्स पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि ये वाला था, लेकिन मैं यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे क्लोरीन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का सेम इफेक्ट है, मतलब ये क्या हो जाएगा, दोनों पोलर भी हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पे सेकंड केस लूं, इफ ग्रुप्स आर से ऑन अपोजिट साइड देन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। तो मेरा मॉलिक्यूल क्या होगा भाई, नॉन पोलर हो जाएगा, है ना? कौन सी फॉर्म में, ट्रांस फॉर्म में। ये था भाई, सिस तो कभी नॉन पोलर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप सेम साइड में लगे, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, बट पोलर नेचर शो अप का करेंगे, जबकि इस केस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी थी भाई, पोलैरिटी हो गई, स्टेबिलिटी हो गई, और क्या रहता है इसमें तो उसके बाद क्या आता है भाई, हमने क्वेश्चन भी कर लिया, ये भी हो गया। उसके बाद आता है भाई हमारा एक छोटा सा नोमेनक्लेचर कि मान लो यदि चारों ही ग्रुप अलग हैं तो उनके आइसोमर का कैसे पता चलेगा, उनको भी सिस ट्रांस बोल देंगे या कुछ और बोलते हैं हम। बस एक ये छोटा सा टॉपिक कर तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक, यदि मेरे चारों ग्रुप अलग हैं तो उस टाइम पे हमारा एक CIP रूल होता है, CIP प्योरिटी रूल। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि क्यों अप्लाई करते हैं कि तब हमारे चारों जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अलग अलग, कोई भी सिमिलर ना हो। ठीक है, तो उस टाइम पे हम इस रूल को फॉलो करते हैं। ये रूल क्या बोलता है हमें, CIP प्योरिटी रूल हमारा होता है भाई, द नंबर द सब्स्टिट्यूएंट with highest, ये बात नहीं होती, पहले
ये लिखते हैं द सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्योरिटाइज्ड, द सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्योरिटाइज्ड according to their atomic mass या atomic number हो सकता है, according to their atomic number में atomic number के अकॉर्डिंग करते हैं प्योरिटाइज। कैसे करते हैं? जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उसको उतनी ज्यादा प्योरिटी देंगे। ठीक है, कैसे भाई? द सब्स्टिट्यूएंट with highest atomic number is prioritized। ठीक है, प्योरिटाइज करते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इतना इजी हमारा रूल होता है। ये कैसे कि मान लो क्या है, कार्बन के अराउंड मैंने 4 ग्रुप लगा। ठीक है, अब हम कैसे अप्लाई करना चाहिए हमारे इन 2 ग्रुप में से कौन सा हमारा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप है और इन दोनों में से हमारा कौन सा, वो हमें देखना है। ठीक है, और इसमें क्या केस बनेंगे हमारे कि मैम यदि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले हमारे ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं, तो जैसे कि हमारी सिस फॉर्म बनती थी, सिस की जैसे ही हमारी कौन सी फॉर्म बनेगी? ई फॉर्म बनेगी। कौन सी फॉर्म बनेगी? ई फॉर्म। और यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो प्रायोरिटी वाले ग्रुप, तो क्या बनेगी? जेड फॉर्म बनेगी मेरी। ठीक है, या फिर अलग बनेगी भाई। हाँ, ई यदि सिमिलर साइड है तो ई बनता है। देखिए ये तुम्हारा था भाई बेसिक प्योरिटी किसको देनी है, कैसे देनी है, वो भी अभी पता चला हमें। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं कि मैम मेरा कार्बन कार्बन के ऊपर क्या है, एक क्लोरीन है, एक फ्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, एक NO2 है। सेम ग्रुप ले लिया मैंने हमने। अब इसमें से किसको प्रायोरिटी देनी? इन दोनों में से इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है। इन दोनों में से क्या होता है? क्लोरीन हमारा कम एटॉमिक नंबर का होता है, क्लोरीन का 17 होता है, तो ये ज्यादा है इससे। और इसका कितना होता है हमारा? 9, ये ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें से इसको प्रायोरिटाइज देंगे। तो प्रायोरिटी कैसे देंगे हम? प्रायोरिटी किसको देंगे? इसमें से NO2 को देंगे, हाइड्रोजन, और इस साइड किसको देंगे? क्लोरीन को देंगे, क्लोरीन में से। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे हम? डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट हमारे मात्रा में दो पॉसिबिलिटी होगी ना। ठीक है, पहले हमारी कौन सी होगी भाई कि हमारे जो ग्रुप है वो क्या होंगे? सिमिलर साइड लगेंगे, और इसमें क्या लगेंगे? अपोजिट साइड लगेंगे। तो एक तो सिमिलर की साइड का देखेंगे और एक अपोजिट की साइड का देखेंगे। तो जो मेरी स्विस फॉर्म है वो मेरी जेड फॉर्म जैसे होती है। ठीक है, स्विस को भी हम क्या बोलते हैं? जेड फॉर्म बोलते हैं, जेड आइसोमर। कैसे देखें कि यदि हमारे हाईएस्ट प्योरिटी वाले ग्रुप सेम साइड लगे, इफ ग्रुप्स विद हाईएस्ट प्योरिटी are attached to same side of double bonded carbon, then it is called Z-homoisomer। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल हम समझते हैं, सीधा समझ लेते हैं।
ट्रांस की तरह होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, ई आइसोमर या ई फॉर्म। इसकी तरह होता है, सिमिलर टू ट्रांस होता है मेरा। कैसे मैम, जो हमारे सेम प्योरिटी वाला हाईएस्ट प्योरिटी वाले ग्रुप है, when the group with highest purity are on opposite side are known as opposite side of double bonded carbon. It is called E form geometrical isomer। ये होता है हमारा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है इसमें कि जो कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है, इसमें क्या था, सेम साइड थी, इसमें अपोजिट साइड ले थे। इसमें क्या है, जो हाईएस्ट प्योरिटी वाले ग्रुप है वो क्या है भाई, अपोजिट साइड है ना। बताया था ना प्योरिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये क्या है, अपोजिट साइड है और इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ई फॉर्म। तो ये तुम्हारे क्या कर गई, तब चारों तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग होते हैं तो उनको हम CIP रूप से प्रायोरिटाइज करके उनकी नेमिंग करते हैं। इनसे रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए मॉड्यूल में भी, NCERT में भी, और बाकी जो भी जहां से भी तुम पढ़ रहे हो उस क्लास के अकॉर्डिंग भी तुम्हारे क्या होंगे, अलग अलग क्वेश्चन होंगे। तो इससे रिलेटेड सारे PYQ सॉल्व करने हैं। और यदि कोई डाउट आ रहा है